गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आज हम जो है पहला अध्याय आपका शुरू करने जा रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हम पहला चैप्टर आपका शुरू करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर में पहले विषय का आप नाम जान लीजिए कि आपका विषय क्या है। विषय आपका है भाषा का पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। मतलब इस चैप्टर में मतलब इस बुक में भाषा के विकास के बारे में मतलब भाषा के विकास के बारे में हम बताएंगे कि बच्चों का भाषाई विकास कैसे होता है विद्यालय स्तर पर, उनका पठन और लेखन कैसे होगा और उनके अंदर गणितीय क्षमता का विकास कैसे होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर आपका है, फर्स्ट चैप्टर में आपका जो है पठन एवं लेखन है। पठन एवं लेखन में बताया गया है कि पठन एवं लेखन का अर्थ क्या होता है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है। प्रारंभिक या आरंभिक स्तर पर उसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में जो है हम जो आपको बताएंगे और साथ ही साथ कहाँ इसका सही जगह इसका उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम पठन और लेखन के बारे में आज बात करेंगे कि पठन और लेखन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हम पठन और लेखन के बारे में बात कर रहे हैं। पठन और लेखन में क्या है कि सामान्य रूप से भाषाई दक्षताओं के अंतर्गत अगर देखें तो भाषाई दक्षताओं के अंतर्गत देखें तो सुनना बोलना सामान्य रूप से भाषाई दक्षताओं के अंतर्गत भाषाई दक्षताओं के अंतर्गत सुनना बोलना पढ़ना लिखना सुनना बोलना पढ़ना लिखना एवं व्यावहारिक व्याकरण एवं व्यावहारिक व्याकरण के ज्ञान को सम्मिलित करते हैं। व्यावहारिक व्याकरण के ज्ञान को सम्मिलित करते हैं। जैसे देखा जाए कि जो भाषाई रूप से मतलब दक्ष होते हैं, भाषा में दक्ष होते हैं, उनके अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं कि सुनना मतलब एक दूसरे की बातों को सुनना बोलना पढ़ना लिखना एवं व्यावहारिक व्याकरण के ज्ञान को इसमें क्या करते हैं सम्मिलित करते हैं। किसमें? पठन और लेखन में इन चीज़ों को क्या करते हैं हम सम्मिलित करते हैं। सामान्य रूप से बोलना पढ़ना लिखना एवं व्यावहारिक व्याकरण के ज्ञान को जोड़ते हैं। सम्मिलित का मतलब एक दूसरे को हम जोड़ते हैं। इस प्रकार भाषा की इन दक्षताओं की आवश्यकता प्रारंभिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर से ही बालकों में विकसित करने चाहिए। जैसे कि प्राथमिक स्तर पर जो बालक होते हैं उनके लिए ये मतलब वहीं से प्रारंभ करना चाहिए कि वो सही ढंग से बालकों में विकसित करना चाहिए ये सारी चीज़ें।
क्योंकि जब प्राथमिक स्तर पर एक बालक का आना जाना प्रारंभ होता है विद्यालय स्तर पर, तो वहाँ पर एक शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि बच्चों में भाषाई कौशल को या बालक को भाषा दक्षता में उनका पूरा सहयोग अपना योगदान दें, और जिससे कि उनको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एवं व्यवहारिक व्याकरण के ज्ञान को जोड़ सकें एक साथ में, और वो भी भाषा में अपनी दक्षता को हासिल कर सकें। शिक्षक उनके पठन एवं लेखन सिखाने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चे को व्याकरणीय ज्ञान से या व्यवहारिक ज्ञान से उसको जोड़ना चाहिए, और उससे प्रयास करना चाहिए कि बच्चे कहाँ फंस रहे हैं या बच्चों को क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, कैसे उनको सिखाना, पढ़ाना और उठना, बैठना, बोलना, ये सारी चीज़ों को उनमें जोड़कर उन्हें सिखाना चाहिए और प्रयास भी करना चाहिए। समय समय पर शिक्षक द्वारा अनेक प्रकारों की ऐसी गतिविधियों का आयोजन कराना चाहिए विद्यालय में। समय समय पर बच्चों के बीच, बालकों के बीच प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को यह चाहिए कि बीच बीच में उनको ऐसी गतिविधियां करानी चाहिए जिससे कि बालकों में पठन एवं लेखन का विकास पूर्ण रूप से विकसित हो सके, विकास हो सके, उसका अनवरत रूप से वह चलता रहे। क्योंकि इन दोनों क्रियाओं से जो है, इन दोनों क्रियाएं आवश्यक रूप से भाषाई कौशल से संबंधित होती हैं। भाषाई कौशल से क्या होती हैं? संबंधित होती हैं ये दोनों क्रियाएं, पठन एवं लेखन। क्योंकि हम जब पढ़ते भी हैं तो पढ़ेंगे तभी लेखन करेंगे, पढ़ेंगे तभी लिखेंगे। तो हम जब शुद्ध रूप से पढ़ नहीं पाएंगे या भाषा में हमारी दक्षता नहीं होगी, अशुद्धियाँ होंगी, तो हम पठन और लेखन में कहीं न कहीं पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किए हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए यह शिक्षक को चाहिए कि समय समय पर विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर जो बालक होते हैं उनके लिए ऐसी गतिविधियां करानी चाहिए जिससे कि बालक में पठन और लेखन पूर्ण रूप से विकसित हो सके। दूसरी चीज़ ये क्रियाएं जो है, ये कौशल प्राथमिक स्तर पर होने भी चाहिए। अब हम देखते हैं कि पठन का अर्थ क्या होता है। पठन का अर्थ, पठन का अर्थ, पठन का अर्थ जानेंगे कि पठन का अर्थ क्या होता है। अंग्रेजी भाषा में रीडिंग शब्द, अंग्रेजी भाषा में रीडिंग शब्द के लिए अगर हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको पठन बोलते हैं, और इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? रीडिंग बोलते हैं। और वाचन शब्दों का जो प्रयोग है, वाचन शब्द दो प्रकार से या दो शब्दों से प्रयोग किया गया है। इसको दो शब्दों से प्रयोग किया गया है पठन को। पहले मूलतः इन दोनों शब्दों में भेद है। इन दोनों शब्दों में क्या है? भेद है। पहला क्या है? वाचन मुद्रा। पहला क्या है? वाचन। वाचन का अर्थ पहले देखेंगे। इन दोनों शब्दों में भेद है। पहले हम वाचन का अर्थ जानेंगे। पठन में वाचन का अर्थ क्या होता है? वाचन का अर्थ, वाचन का अर्थ, वाचन का अर्थ होता है कि जोर जोर से पढ़ना। वाचन का अर्थ क्या होता है? जोर जोर से पढ़ना और उसका आनंद श्रोता ले सकें। जैसे जोर जोर से जो पढ़ेगा तो उसमें क्या होता है कि उसका आनंद श्रोता ले सकेंगे। अगर जैसे कोई कविता होती है या कहानी होती है तो उसको क्या करना चाहिए? शिक्षक को यह चाहिए कि छात्रों से इसे बार बार अध्ययन कराना चाहिए। जोर जोर से अध्ययन वाचन करेगा तो उसका जो सुनने वाले बच्चे होंगे और वहाँ पे बैठे होंगे लोग, उनको सुनने में उसका क्या होगा? आनंद उठा सकेंगे। और पठन, अब हम देखेंगे, ये वाचन का अर्थ था। अब हम पठन का अर्थ जानेंगे कि पठन का अर्थ क्या है। पहले तो वाचन करेंगे, फिर पठन करेंगे। तो पठन जोर से और मौन होकर पढ़ना,
पढ़ना पड़ता है, मौन होकर भी पढ़ना पड़ता है और जोर से भी पढ़ना पड़ता है। पहले तो जो मौन होकर पढ़ेंगे, जैसे कि जो हम देखते हैं जिससे पठन करते समय लोग जोर जोर से पढ़ते हैं, और दूसरी चीज़ एक और है कि उसमें मौन होकर भी पढ़ना पड़ता है। तो उसको दो प्रकार से बोलते हैं, पहला बोलते हैं वाचन मुद्रा और दूसरा बोलते हैं वाचन शैली। तो पढ़ना जिससे पठित सामग्री समझ में आ सके, जिससे क्या हो सके कि पठन सामग्री समझ में आ सके। इस प्रकार से जो है, अतः हम पठन के अंतर्गत हम सस्वर वाचन और मौन वाचन क्या करते हैं, पठन के अंतर्गत कौन से वाचन पढ़ते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन को, दोनों प्रकार के वाचनों का प्रयोग करते हैं। पठन के अंतर्गत पठन के अंतर्गत सस्वर वाचन और मौन वाचन दोनों प्रकार के वाचन करते हैं। दोनों प्रकार के वाचन करते हैं, सस्वर वाचन भी करते हैं और मौन वाचन भी करते हैं। तो लेकिन वाचन का उद्देश्य यही रहता है कि वह जो वाचन कर रहा है उसमें गति होनी चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए। और सस्वर वाचन में जैसे सस्वर वाचन में क्या होता है कि कविता होती है तो लय के द्वारा जो है उसे पढ़ा जाता है, लय के माध्यम से क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, वाचन करते हैं। और मौन वाचन में क्या होता है, मौन वाचन में लोग क्या करते हैं, मौन धारण करके, इसमें बोलते नहीं हैं और ना आवाज़ करते हैं, ना हाथ पैर, कुछ भी नहीं। और सस्वर वाचन में क्या करते हैं, हाव भाव के माध्यम से इसका वाचन करते हैं। लेकिन मौन वाचन में क्या होते हैं, मुद्रित होकर बिल्कुल एक स्थान पर हाथ पैर बांधकर और मन में वाचन करते हैं। मौन वाचन का मतलब होता है कि मन में वाचन करना, ओठों का नहीं खुला होना, मन में वाचन करते रहना। तो इस प्रकार से सस्वर और मौन वाचन जो है होता है। अगर वर्णों तथा शब्दों के पहचान कर ध्वनियों को साथ में जोड़ने का भी प्रयास करना चाहिए। इसमें यह देखना चाहिए जो आप सस्वर वाचन कर रहे हैं, मौन वाचन कर रहे हैं, उसके वर्णों को ध्यान में रखकर वाचन करना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की अगर कोई उसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं तो आप उस अशुद्धियों को दूर करें और शुद्ध उसमें सस्वर वाचन कर सकें। देखिए, सस्वर वाचन में तो शुद्ध और अशुद्ध को हम पकड़ सकते हैं। मौन वाचन में क्या होता है कि अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इस पर हम ध्यान हमारा बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। मौन वाचन में हम मन में पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या शुद्ध क्या अशुद्ध है पर हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सस्वर वाचन में अगर कोई पढ़ रहा होता है तो उस पर लोग विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि श्रोता जो सुनने वाले होते हैं उनको अगर पठन का मतलब वर्णों का या अक्षरों का ज्ञान होता है तो वह कहीं न कहीं शुद्धियों को पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है विचारकों और भाषाविदों ने पढ़ने के संदर्भ में कुछ इस प्रकार से अपना मत जो है प्रस्तुत किए हैं। तो देख लेते हैं कौन सा मत है। कुछ इस प्रकार से मत को प्रस्तुत किए हैं कि वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, इस प्रकार हमने बताया कि कुछ शिक्षाविदों और विचारकों के अनुसार क्या है कि शिक्षा के मतलब पठन के बारे में
कुछ अर्थ को मतलब बताया गया है कि इस प्रकार से अर्थ को मतलब प्रस्तुत किया गया है कि उनके संदर्भ में कैसा मतलब वाक्य होना चाहिए और कैसे पठन होना चाहिए। तो जैसे कि पहला क्या है, लिखी हुए से अर्थ गढ़ना ही पढ़ना है। मतलब जो लिखा हुआ रहता है उसको गढ़ना, मतलब उसके बारे में गढ़ना, उस एक एक वाक्य को समझकर पढ़ना ही हमारा क्या है, लिखे हुए वाक्य को अर्थ में अगर गढ़ेंगे तभी हमारा पढ़ना सार्थक होता है। अगर उसका अर्थात हम भाव अगर निकालें तो भाव को समझना ही हमारा क्या होता है, पठन है। भाव को समझना ही हमारा पठन है। अगर लिखे हुए वाक्य को अगर उसके अर्थ को हम नहीं गढ़ पाते हैं तो हमारा पढ़ना बेकार है। अर्थ को, एक एक वाक्य के अर्थ को हमें समझना चाहिए, उसके भाव को समझना चाहिए, तभी हमारा पठन कौशल क्या होता है, सार्थक होता है, तभी हम पढ़ना हमारा जो है सही होता है। ये तो विचारकों और शिक्षाविदों का कहना है। दूसरा क्या है, दूसरे में हमारा यह है कि जिससे कि पढ़ने का अर्थ ये है कि लिखे हुए से धारणाओं को पढ़ना और साथ ही विचारकों को आपस से जोड़ पाना और उन्हें अपनी स्मृति में रखना। मतलब जो भाव लिखा गया है, मतलब जो वाक्य लिखा गया है उसको समझना और समझ कर ग्रहण करना, ग्रहण करके अपने स्मृति भंडारण में, मतलब स्मृति में याद कर लेना हमेशा के लिए, ये हमारा जो है पठन सार्थक होता है। अगर हम भूल जाते हैं तो हमारा पठन बिल्कुल सार्थक नहीं, वह निरर्थक होता है। जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं वो हमारे स्मृति में होना चाहिए, जिससे कि हमारा पठन कौशल सार्थक होता है। फिर तीसरा होता है, तीसरे में क्या है कि पठन केवल वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्य को बोल पाना नहीं, वरन इसके आगे बहुत कुछ है। लेकिन इसके आगे और कुछ भी होता है, जैसे पढ़ना, बोलना, पहचानना वर्णमाला को, तो यही सब नहीं होता है, आगे भी पठन होता है। आगे भी क्या होता है, पठन होता है। जैसे कि कुछ देखिए तो कुछ अर्थात ऐसे होते जैसे लिखे हुए के अर्थ को समझकर अपनी दृष्टिकोण बनाना या फिर उसमें अपनी स्वयं की समझ को जो है प्रस्तुत करना ही हमारा पठन कहलाता है। जैसे कोई चीज़ है, कोई कहानी है, कोई नाटक है, अगर लिखा हुआ होता है तो उसमें हम उसे पढ़कर अपनी समझ को जब उसके समक्ष रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें होती है कि हाँ, कहीं न कहीं हम लिखे हुए वाक्य के अर्थ को सही ढंग से पढ़ पाए और समझ पाए हैं, तभी तो हम उसके बारे में अच्छे से समझा पाते हैं या अपने ज्ञान को या अपने कौशल को दिखा पाते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर इस प्रकार चौथा है शब्द के भाग करके बोलना, पढ़ना नहीं। पढ़ने का अर्थ यह होता है, पढ़ने का अर्थ है कि लिखे हुए के साथ संवाद करना, अपने अनुभव एवं समझ के सांचे से लिखे हुए को ढालना। मतलब ये सारी चीज़ें उनमें होनी चाहिए। जैसे जो लिखा हुआ है उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, एक दूसरे से हमें उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। जो भी हम पठन करते हैं या पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बारे में हमें साझा करना चाहिए लोगों से, एक दूसरे से, जिससे कि उस पर हमारे शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ का पता चल पाता है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हमारी कमी है, उस चीज़ को हम कर पाते हैं। अगर हम खुद ही पढ़कर समझ लेते हैं तो उसमें हमारी समझ होती है कि ये चीज़ें सही है, लेकिन सामने वाले के साथ भी हमें संवाद करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, जिससे कि हम हमारी गलतियों या हमारी अशुद्धियों का पता चल सके। इस प्रकार से जो है फिर आता है कि पढ़ना एक एकाकी प्रक्रिया नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें अक्षरों की आकृतियों और उनसे जुड़ी हुई ध्वनियाँ, वाक्य विन्यास, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक साथ जुड़ी होती है। नहीं है कि सिर्फ वाक्य जो होता है अकेले अक्षर अलग होता नहीं, एक एक अक्षर, वाक्य विन्यास क्या है, इन चीज़ों पर हमें विशेष शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि अशुद्धियाँ हमारी दूर हो सके।
और अर्थ को समझ सकें कि इस जैसे क पढ़ रहे हैं, ख पढ़ रहे हैं, ये बहुत अक्षर अलग अलग हैं, ABCD हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर पढ़ते हैं तो पहले हम उस अर्थ भी तो हम जानेंगे कि A का अर्थ क्या होता है, B का अर्थ क्या होता है, या क का अर्थ क्या होता है। आगे अगर हम वाक्यों में इसको जोड़ देते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। मतलब ये सारी चीज़ों का वाक्य विन्यास अलग अलग कर कर अगर हम पढ़ें और उसका अर्थ निकालें, तभी हमारा पठन कौशल क्या होता है, सार्थक हो पाता है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि पढ़ने के या पठन अथवा वाचन के प्रमुख आधार हैं, प्रमुख दो आधार हैं, पढ़ने या पठन के पढ़ने या पठन के मुख्यतः दो आधार हैं, दो आधार हैं। देख लेते हैं कि ये दो आधार कौन कौन से हैं। दो आधार कौन हैं? तो ये प्रमुख रूप से दो आधार माने गए हैं। पहला आधार क्या है हमारा? वाचन मुद्रा। पहला आधार क्या है? वाचन मुद्रा। पहला हमारा क्या है? वाचन मुद्रा। दूसरा है वाचन शैली। तो पढ़ने या पठन के मुख्यतः दो आधार माने गए हैं। पहला आधार क्या माना गया है? वाचन मुद्रा। और दूसरा आधार क्या माना गया है? वाचन शैली। तो वाचन मुद्रा और वाचन शैली के बारे में हम जान लेते हैं कि वाचन मुद्रा क्या होता है और वाचन शैली क्या होता है। तो वाचन मुद्रा से हमारा आशय होता है जैसे बैठने, खड़े होने और भावों के अनुकूल आँखों, हाथों और अंगों को जो है संचालन करना। मतलब जो मुद्रा वाचन हम करेंगे, मुद्रा वाचन में क्या होता है? मुद्रा वाचन में वाचन मुद्रा में क्या होता है? वाचन मुद्रा से आशय वाचन मुद्रा से आशय बैठने, खड़े होने भावों के अनुकूल आँखों, हाथों और अंगों को संचालन करने से होता है। जैसे हम जो मुद्रा वाचन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, तब वाचन करते हैं। उनके भावों के अनुकूल हम क्या करते हैं? बोलते नहीं हैं इसमें। फिर मन में मतलब मुद्रित होकर वाचन इसमें करते हैं। अगर मुझे हम अपने हाथों को, आँखों को और अंगों का संचालन के माध्यम से हर चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, तभी हमारा जो है वो वाचन मुद्रा कहा जाता है। इसमें बोलना नहीं पड़ता है। हाथों को और आँखों को या अंगों का संचालन करके हम इस वाचन जो है मुद्रा वाचन करते हैं। अब हो गया हमारा वाचन शैली। वाचन शैली में क्या होता है? वाचन शैली से आशय हमारा क्या होता है? इसमें कंठ मतलब लय होता है, वाचन शैली। दूसरा हमारा है वाचन शैली। वाचन शैली में तो वाचन शैली का आशय होता है कंठ के साथ, मतलब कंठ साध कर भाव के अनुसार, कंठ को साध कर भाव के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ जो है पढ़ने के ढंग से होता है। इसमें क्या होता है कि वाचन शैली में क्या होता है? वाचन शैली में कंठ को साध कर भाव को समझ कर भाव के अनुसार जो है
उतार चढ़ाव होना चाहिए, कहाँ हमें विराम लेना है, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें उचित ढंग से पढ़ना है, कहाँ पे हमें जो उतार चढ़ाव करना है, लय लेना है, उस ढंग से उस पढ़ने की शैली को हम जो है वाचन शैली कहते हैं। इसमें उतार चढ़ाव होना चाहिए। जैसे हम सस्वर वाचन करते हैं तो सस्वर वाचन में हमारा वाचन शैली आता है। सस्वर वाचन में उतार चढ़ाव होता है, कहाँ मुझे उतार चढ़ना है, कहाँ हमें उतार करना है, कहाँ हमें विराम लेना है, कहाँ हमको तेज पढ़ना है, मंद गति से पढ़ना। तो ये सब चीज़ का जो है ध्यान वाचन शैली में रखा जाता है। तो वाचन शैली में इस प्रकार से हम देखते हैं कि पढ़ते समय क्या होता है कि पढ़ते समय ये देखेंगे कि हमें ध्यान रखने योग्य बातें, हमें पढ़ते समय ध्यान योग्य रखने वाली बातें कौन कौन सी है। हाँ, तो पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें हम देखेंगे। पढ़ते समय ये है पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें हमें पढ़ते समय कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारे पढ़ने का जो पठन कौशल है वह उचित ढंग से हो सके। हम अगर पढ़ने के तौर तरीकों को नहीं जानते हैं या ध्यान में नहीं रखते हैं कि हमें पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पठन कौशल सही हो सके। अगर नहीं रखते हैं तो वह पठन सही नहीं हो पाता है, अगर रखते हैं तो पठन हमारा सही होता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि पुस्तक और आँखों के बीच की दूरी। पहला हम क्या देखेंगे, पुस्तक और आँखों के बीच की दूरी, पुस्तक और आँखों के बीच की दूरी 1 फीट की, पुस्तक और आँखों के बीच की जो दूरी है 1 फीट होनी चाहिए। दूरी 1 फीट होनी चाहिए। जैसे कि जब मैं कोई पुस्तक पकड़ती हूँ या कोई आप पुस्तक पकड़ते हैं तो उसके पुस्तक और आँखों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता ये होनी चाहिए। पहली योग्य बातें ये हैं कि पढ़ने योग्य या ध्यान रखने योग्य बातें ये होनी चाहिए कि जो हमारे पुस्तक और आँखों की जो बीच की दूरी हो वो 1 फीट की होनी चाहिए। दूसरा है पुस्तक और आँखों के बीच की दूरी कम से कम 1 फीट की होनी चाहिए, कम से कम 1 फीट की होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि पुस्तक इस प्रकार से रखी जाए। दूसरी ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि पुस्तक इस प्रकार से रखी जाए या इस प्रकार से पकड़ी जाए कि जिससे कि उसका जो है बाईं ओर से प्रकाश आनी चाहिए। जैसे हम जब पुस्तक कक्षा कक्ष में पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखने योग्य बातें होनी चाहिए कि पुस्तक और तो पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातों में हमने जैसे पहले बता दिया कि पुस्तक और आँखों के बीच की जो दूरी हो कम से कम 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है कि पुस्तक इस प्रकार रखी जाए, पुस्तक इस प्रकार
रखी जाए या रखी जाए या इस प्रकार पकड़ी जाए कि बाईं ओर से प्रकाश आ सके जैसे कि होता है कि कक्षा कक्ष में जैसे हम जब पुस्तक इस प्रकार से रखें टेबल पर या कहीं भी रखें या इस प्रकार से उसको पकड़ें कि उसके कि पुस्तक के बाईं ओर से उस पर प्रकाश आ सके, ये हमें ध्यान रखनी बातें हैं। तीसरा हमारा है पढ़ने की गति से मतलब कि पढ़ने की जो गति हो इस प्रकार हो कि न बहुत ज़्यादा अधिक हो और न बहुत ज़्यादा जो है मंद हो। हम इस प्रकार से जब पुस्तक हाथ में पकड़ें तो इस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए कि उसकी जो तीव्रता है न बहुत ज़्यादा तीव्र होना चाहिए न बहुत ज़्यादा मंद होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना चाहिए हमें बातें। चौथी रखने योग्य बातें ये है, चौथी चीज़ें ये हैं कि जैसे पाठ का आरंभ और अंत मंद गति से और मंद गति से हो। फिर पांचवा है उच्चारण शुद्ध होनी चाहिए। पांचवा हमारा क्या है कि उच्चारण कैसी होनी चाहिए, उच्चारण हमारा जो है शुद्ध होना चाहिए। और छठवां है हमारा पढ़ते समय पढ़ने की जो मुद्रा है वो सीधी तथा आरामदायक हो। और सातवां है हमारा पढ़ते समय मुख पर भाव झलकने, जैसे कि हम जो कोई कुछ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमारा क्या है कि जो भी कहानी नाटक या सस्वर वाचन कर रहे हैं उसमें जो भी हम पाठ को पढ़ रहे हैं वह रोचक होना चाहिए, बिल्कुल भाव होना चाहिए उसमें कि जो उस कहानी का अर्थ निकल रहा है वो भाव हमारे चेहरे पे होना चाहिए, जिससे कि दर्शकों को देखकर यह लगे कि वाकई में जो कहानी में लिखा गया है साक्षात हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने हो रहा है। तो उस कहानी हो चाहे नाटक हो चाहे कविता हो उसे हमें इस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि उसमें वह भाव झलकता रहे, जिससे कि दर्शक देखकर भावुक हो सके, दर्शक क्या हो सके देखकर इसको भावुक हो सके। इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, ये सब पढ़ते समय ध्यान में हमें रखकर पठन करना चाहिए। ये सब अगर हम ध्यान में रखकर पठन करते हैं तभी हमारा पठन कौशल क्या होता है, सार्थक होता है। तो उचित पठन कौशल के हम सुझाव भी देंगे कि उचित पठन कौशल के क्या सुझाव है, इसके बारे में हम जो है अब आगे बताएंगे कि उचित कौशल मतलब पठन करते समय क्या उचित सुझाव होना चाहिए। हाँ, तो जैसा अभी हमने आपको देखिए ध्यान मतलब कि पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातों को हमने बताया, उसी प्रकार अब हम ये बताएंगे कि उचित पठन के लिए सुझाव क्या होना चाहिए। उचित पठन के लिए हमारा सुझाव जैसे कि हम बालकों को, अगर एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि अगर बालक को हम पठन करा रहे हैं या पाठन कौशल करा रहे हैं उसको, तो हमें उचित बातों का मतलब सुझाव उनको देना चाहिए कि सिखाना चाहिए कि हमें कैसे उन्हें पठन मतलब उचित पठन कराना चाहिए। तो उसमें होता है जैसे बालकों को सही अर्थों में पढ़ना सिखाने के लिए सबसे पहले तो आवश्यक क्या है कि जैसे हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं या बालक कोई चीज़ पढ़ रहा है, कहानी हो, नाटक हो या कविता हो, पढ़ रहा है, तो उसका सही अर्थ क्या होना चाहिए उसे पढ़ना चाहिए और ये चीज़ें सिखाना चाहिए कि इसका सही अर्थ क्या है। और सबसे पहली आवश्यक यह चीज़ होती है कि इससे संबंधित अनुभवों पर विचार किया जाए कि उसका अनुभव क्या है और उस पर विचार क्या निकल कर आ रहा है। तो इस पर हमें विशेष सुझाव देना चाहिए कि जो बालक पढ़ रहा होता है तो उसमें अनुभव
वह प्राप्त कर रहा है कि नहीं, इसका विचार उससे मिल रहा है कि नहीं, सही अर्थ वह जान पा रहा है कि नहीं, ये चीज़ें हमें विशेष रूप से सुझाव उचित ढंग से पठन करते समय बालकों में हमें ये जो है प्रेरित करना चाहिए कि वह सही अर्थ को, अनुभव को, विचार को जान सके। इससे क्या होती है, इससे होती है कि नवीन शिक्षण विधियाँ, मतलब नवीन शिक्षण विधियाँ स्वाभाविक रूप से सामने आ जाएंगी। जैसे कि पढ़ने का जो ढंग है, पढ़ने का जो सही तरीका है, वह स्वाभाविक रूप से बच्चों में ये शिक्षण विधियाँ, मतलब शिक्षण विधियाँ कक्षा के अंतर्गत होता है, बाहर तो होता नहीं है। तो वो चीज़ें स्वाभाविक रूप से एक शिक्षक को दिख सके कि इसमें नवीन चीज़ों का खोज कर सके और सामने आ सके कि स्वाभाविक रूप से बच्चों में उचित पठन हो पा रहा है, उचित सुझाव हम दे पा रहे हैं। इस चीज़ का स्वाभाविक रूप से हम पता लगा सकते हैं, पता हो भी जाता है। तो और दूसरा है, जैसे हम दूसरा देखते हैं तो दूसरा हमारा यह है कि दूसरा आवश्यक तथ्य यह है कि अध्यापक इस तथ्य का महत्व समझे कि पढ़ने का अर्थ मात्र शब्दों तथा अक्षरों की पहचानने से नहीं, बल्कि उसमें अर्थ ढूंढने से है, अर्थ से भाग देने का। जैसे कि कोई चीज़ बच्चा पढ़ रहा होता है तो हमें ये चीज़ें शिक्षक को चाहिए कि विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो वो पढ़ रहा है उसका अर्थ वो जान पा रहा है कि नहीं जान पा रहा है। ये चीज़ें विशेष रूप से आवश्यक तथ्य है कि हमें सुझाव देना चाहिए कि जो तुम पढ़ रहे हो उसमें अर्थ निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यह दूसरा तथ्य है। हाँ, तो इसी प्रकार जैसे हमने उचित पठन का उचित सुझाव एक शिक्षक को बालकों को देना चाहिए, वो चीज़ें हमने आपको बताया कि बालकों में उचित पठन करने के लिए शिक्षक को सही ढंग से सुझाव देना चाहिए और बच्चा सही ढंग से जो है पठन कर सके, इस पर विशेष जो है जानकारी रखनी चाहिए और जिससे कि नवीन शिक्षण जो है स्वाभाविक रूप से सामने आ सके, इस चीज़ के बारे में उचित ढंग से पठन कौशल हो सके। अब हम जो है बताने जा रहे हैं आपको पठन का महत्व। पठन का महत्व, पठन का महत्व, पठन का महत्व। तो हम पठन का महत्व देखेंगे। तो पठन का जीवन में अत्यधिक महत्व है। पठन का जीवन में अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि जीवन मतलब जब इंसान मनुष्य जन्म लिया है तो कहीं न कहीं जैसे जैसे उसका भाषा विकास होता जाता है, भाषाई कौशल बढ़ता जाता है, तो उसके जीवन में एक पठन का महत्व भी उसी प्रकार बढ़ता जाता है। परंतु मनुष्य में ज्ञान अर्जन की जिज्ञासा स्वभावतः होती है। ये ज्ञान अर्जन करने की जो जिज्ञासा होती है, जैसे हमने कहा ना कि जो बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु टाइप के होते हैं, तो मनुष्य में हमेशा जिज्ञासा, किसी चीज़ की जानने की जो इच्छा होती है वो स्वभावतः ज्ञान अर्जन करने की जो जिज्ञासा है वो स्वभावतः मनुष्य में होती है। दूसरी चीज़ ये है कि वह ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करता है। सतत प्रयत्न का मतलब रोजाना, सतत का मतलब क्या होता है, रोजाना। सतत का मतलब वो रोजाना प्रयत्न करता है या रोजाना प्रयत्न करता रहता है कि जो पठन है, जैसे कि कोई बालक है उसको एक शिक्षक क्या करता है कि कक्ष में तो पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रेरित ही करता है, साथ ही साथ वह आगे घर पर जो होमवर्क देता है, गृह कार्य देता है कि तुम्हें इतना पढ़कर आना है, कल तुमको इसका जो है अर्थ समझाना है, बताना है, तो उस चीज़ को घर पर भी होमवर्क या गृह कार्य के रूप में उसको जो है दे दिया जाता है। तो क्या होता है कि पठन क्या होता है, सतत लोग बालक क्या करते हैं, डेली प्रयत्न करते हैं पढ़ने का, रोजाना प्रयत्न करते हैं पढ़ने का। तो ये होता, प्रयत्न करते रहते हैं। ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि के 3 साधन हैं। ज्ञान अर्जन, जैसे महत्व हमने बताया, तो महत्व के साथ साथ ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि के 3 साधन हैं। ज्ञान अर्जन, ज्ञान अर्जन तथा ज्ञान वृद्धि के 3
तीन साधन हैं मतलब ज्ञान को बढ़ाने के लिए या ज्ञान को विकसित करने के लिए पठन कौशल के माध्यम से या पठन के महत्व से बताया गया है कि यह तीन साधन हैं जो कि पठन के महत्व को बढ़ा सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है? प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्व अनुभव। पहला हमारा क्या है? प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव स्वानुभव। दूसरा है विचार विनिमय एवं शिक्षा, दूसरों में से बातचीत करना। हमारा दूसरा है विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना। तीसरा है हमारा स्वाध्याय तथा पठन अभ्यास। तीसरा है हमारा स्वाध्याय तथा पठन अभ्यास। तीसरा है स्वाध्याय तथा पठन अभ्यास। तो पठन के महत्व में हमने बताया कि मानव जीवन में पठन का महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। फिर उसके बाद जैसे कि लोगों का कहना है कि ज्ञान अर्जन करने और ज्ञान वृद्धि को तीन साधन बताया गया। तो तीन साधन हमारा यही है: प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय तथा दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय तथा पठन अभ्यास। तो प्रत्यक्ष निरीक्षण का मतलब जैसे शिक्षक क्या करते हैं कि कक्षा में जब विद्यार्थी पठन कर रहे होते हैं तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करना चाहिए कि कौन सा बालक सही ढंग से पढ़ पा रहा है, कौन सा बालक शुद्ध पढ़ रहा है, कौन सा बालक अशुद्ध पढ़ रहा है। इसका निरीक्षण होना चाहिए और बालक के अंदर स्वानुभव होना चाहिए कि जो मैं प्रत्यक्ष रूप से पढ़ रहा हूँ उसका अनुभव करना चाहिए कि यह सही शुद्ध है या अशुद्ध है, उसे हमें सही करना चाहिए। अब विचार विनिमय मतलब एक दूसरे से गलत और सही का विचार करना चाहिए, इस पर बात विमर्श करना चाहिए और दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ये भी है कि दूसरों से बताए गए जो भी वाक्य है, जो भी अर्थ है या कहानी नाटक है, उससे हमें क्या होता है कि उससे हमें शिक्षा ग्रहण उस शिक्षा को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तीसरा है हमारा स्वाध्याय तथा पठन अभ्यास। स्वाध्याय का मतलब हमें स्वयं अध्ययन करना चाहिए, पठन का अभ्यास हमें स्वयं करना चाहिए, जिससे कि हमारा पठन कौशल जो है उचित ढंग से हो सके और हमें पठन करते समय या एक बालक को पठन करते समय या उसको शुद्ध और शुद्ध पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उसका पठन कौशल उचित ढंग से हो सके। या शिक्षक का भी यह कर्तव्य है कि बालक अगर कक्ष में जब पठन कर रहा होता है तो उसके अगल बगल या दाएं बाएं घूमना चाहिए कि बच्चा जो पढ़ रहा है क्या वह सही पढ़ रहा है या गलत पढ़ रहा है, उसके अर्थ को जान पा रहा है कि नहीं जान पा रहा है, ज्ञान अर्जन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके ज्ञान में वृद्धि हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। यह शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह छात्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए पठन करते समय।
तो पठन करते समय उस पर जो है विशेष ध्यान शिक्षक को देना चाहिए, जिससे कि आगे वह उसका जो भाषाई कौशल है वह उचित ढंग से हो सके। तो इस प्रकार आज के वीडियो में इतना ही हम आपको बताएंगे, पठन के महत्व तक बताएंगे। अगले वीडियो में और पठन के बारे में और लेखन के बारे में बताएंगे, और इस प्रकार हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।